अगर आप देश को नहीं बदल सकते तो देश ही बदल लीजिए। ये सेंटिमेंट इंडियन लोगों के बीच में बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि विराट कोहली, रॉबिन उथप्पा, प्रीति जिंटा, नरगिस, प्रियंका जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आज इंडिया छोड़कर जा चुके हैं। You should live in India, then you should go and live somewhere else. No, why are you living in our country and loving other countries? But Virat Kohli, the reason would be simple. He can be himself, and his family can get the kind of privacy and freedom that they do not get when they're in India. और तो और हमारे चहेते पॉलिटिशियन के बच्चे तक यूएस, कनाडा, यूके में पढ़ते हैं। 2024 में 2,06,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है और देश छोड़ने वालों के नंबर्स देखें तो वो और भी ज़्यादा है। 25 लाख लोग इंडिया से माइग्रेट होकर फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स हैं जो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन कंट्री में जाते हैं। पिछले साल करीब 7.6 लाख स्टूडेंट इंडिया से माइग्रेट हो गए। सिर्फ देश छोड़कर जाना ही नहीं, पिछले 5 सालों में 9 लाख लोगों ने ऑफिशियली अपनी इंडियन सिटीजनशिप तक छोड़ दी है और ये डाटा खुद सरकार ने राज्यसभा में दिया है। आज देश से बाहर जाना एक अचीवमेंट बन चुका है। नॉर्मल लोगों की तो बात छोड़ ही दो, अब तो मिलियनियर्स भी दुबई जैसे कंट्रीज में जाकर सेटल हो रहे हैं। You feel more safe in Dubai? Yeah, it's very safe. It's the safest in the world. Safest in the world. 2025 में 3,500 से भी ज्यादा मिलेनियर्स इंडिया छोड़कर जा चुके हैं और इससे पहले 2024 में 4,300 और 2023 में 5,100 मिलेनियर्स ऑलरेडी जा चुके हैं। और जब हम ब्रेन ड्रेन जैसे प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तब हमारे प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये सब इंडिया छोड़कर जा चुके होते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छा फ्यूचर नहीं दिखता। उनमें से 1 लाख के करीब इंडियन डॉक्टर्स अब OECD कंट्रीज में वर्क करते हैं और इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स तो फॉरेन कंट्रीज में ही वर्क करना प्रेफर करते हैं। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, नील मोहन साहब को ही देख लो। सो आखिर ऐसी क्या बात है? आखिर इतने सारे लोग इंडिया छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आखिर इंडिया में चल क्या रहा है, चलिए समझते हैं। दूसरी कंट्रीज में स्टूडेंट अक्सर स्टडी वीज़ा के थ्रू सेटल होते हैं। सो यहाँ पर मेनली 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर, दूसरा पुल फैक्टर। पुश फैक्टर यानी कि इंडिया की वो प्रॉब्लम्स जो लोगों को फॉरेन कंट्रीज में माइग्रेट होने के लिए मजबूर करती है, और पुल फैक्टर यानी कि फॉरेन कंट्रीज की वो बेनिफिट जो लोगों को वहां पर मिलती है। सो पहले पुश फैक्टर को समझते हैं। इंडिया में एक एवरेज बंदा जीता है 72.48 ईयर्स और इस लिस्ट में हम 125th पोजीशन पर आते हैं। यहाँ तक कि इराक और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे काफी ज्यादा है। अब पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है लाइफ। जान है तो जहान है। और जब वही लाइफ इंडिया में रिड्यूस हो रही हो ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ फूड, क्राइम और बहुत कुछ, तो कोई क्यों ही इंडिया में रुकना चाहेगा। पिछले 11 सालों में जिस तरह से बेतहाशा रूप से इस देश ने महंगाई ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। चीनी इतनी महंगी क्यों मिल रही है, तेल इतना महंगा क्यों मिल रहा है, सिलेंडर इतना महंगा है, 70 रुपये पाव है, 80 रुपये पाव रहेगा, कहाँ खाएगा। बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। विश्वास किए थे कि अब हो जाएगा नौकरी, जमीन छोड़ा लेंगे बाबूजी। अब माँ बीमार रहती है, माँ को इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है। हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, न नीचे आते हैं न ऊपर आते हैं, कोई चीज़ सुविधा मिलता नहीं है सर। तो इलाज के लिए भी पैसा नहीं होता है। सोचे कि नौकरी हो जाएगा तो इलाज भी ठीक तरीके से। बढ़ते सांप्रदायिक दंगों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। ठीक उसी तरह से कोई हैरानी की बात नहीं है कि पोल्यूशन ने भी पिछले 11 सालों की सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सो अगर कोई पर्सन अपने लाइफ के 10 साल इन कंट्रीज में जाकर बढ़ा सकता है तो कोई क्यों ही रुकना चाहेगा इंडिया में। स्पेशली मिलियनियर्स जिनके पास इतना पैसा है अपनी लग्जरी सिविलाइजेशन में अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का, तो वो इंडिया में क्यों ही अपनी लाइफ को वेस्ट करेगा, हाई AQI के अंदर रहना चाहेगा। अभी पिछले साल 13 दिसंबर की ही बात देख लो, दिल्ली की AQI 500 से ऊपर चला गया था। November 2025, Delhi's air quality index surged beyond 500, categorized as severe. That's more than 10 times the World Health Organization's safe limit. जो बहुत ही एक डेंजर कंडीशन में आता है। अगर हम न्यूयॉर्क से कंपेयर करें जो कि US की एक लार्जेस्ट सिटी है, वहाँ का AQI 20 से 30 के बीच में रहता है और वहाँ एयर क्वालिटी में PM 2.5 और 10 जैसे पोल्यूटेंट काफ़ी कम होता है। एयर पोल्यूशन के अलावा भी इंडिया में वाटर पोल्यूशन भी पीक पर है। इंडिया में आधी से भी ज़्यादा रिवर्स पोल्यूटेड है, जिसमें हर दिन मिलियंस ऑफ लीटर गंदा पानी जाता है, जिसके चलते 70% ऑफ सरफेस वाटर पीने लायक ही नहीं बचा।
अब पोल्यूशन को एक साइड में रखो, इंडिया सिटीज़ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में बस 3-4 देश ही ऐसे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश से आगे है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कि लोगों को ऑफिस आने जाने में घंटों लग जाते हैं। लोग हॉर्न बजा बजा कर दिमाग ख़राब कर देते हैं और ट्रैफिक पुलिस रिश्वत लेने में बिजी रहती है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी पुलिस और कोर्ट्स में इंडिया में हालत इतनी ख़राब है। अभी कुछ दिन पहले आगरा के अंदर तन्मय देशमुख नाम का एक ब्लॉगर था जिसका 5 लाख का कैमरे का इक्विपमेंट चोरी हो गया था। तो जो कि मैं आगरा आया था शूट करने के लिए और मेरे पास में कम से कम 5 लाख का मेरा किट था, पूरा इक्विपमेंट था जिसमें कैमरा, लेंस, बैटरीज, SSD और फ्लैश। जब मैं गया तब मेरा पूरा सामान लूटा हुआ, मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा, उस बंदे ने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसी दिन रात में मेरा FIR लेना चाहिए था, उन्होंने जो कि नहीं लिया। जब वो पुलिस के पास FIR लिखवाने गए तो पुलिस ना तो टाइमली उसकी रिपोर्ट लिखी और ना ही कोई एक्शन लिया, जबकि उस चोर का आधार कार्ड उनके पास अवेलेबल था और उसकी हेल्प से काफ़ी कुछ किया जा सकता था। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में चोरियाँ नहीं होती, वहाँ भी चोरियाँ होती है, लेकिन वहाँ की पुलिस इंस्टेंटली एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ इंडिया में पुलिस को कोई लेना देना ही नहीं होता जब तक कि कोई हाई प्रोफाइल केस ना आ जाए। कई बार तो पुलिस रिश्वत लिए बिना FIR फाइल भी नहीं करते, और अगर मान लो किसी तरह FIR लिख भी गई और केस कोर्ट में पहुँच भी गया तब भी इंसाफ मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। कई बार सालों तक कोर्ट में केसेस पड़े रहते हैं, कई बार तो 20-20 साल की जेल हो चुकी है इनोसेंट लोगों को। इस वीडियो को ही देख लो। साल 2003 में विष्णु तिवारी पर झूठे रेप केस और SC/ST एक्ट के चलते निचली अदालत ने 10 साल और उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर इसी साल 3 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया। फिर यहाँ इंडिया में करप्शन इतना ज्यादा है कि हर दिन न्यूज में कोई ना कोई IAS ऑफिसर की खबर न्यूज में आ ही जाता है कि उन्होंने ये करप्शन कर दिया, उन्होंने वो करप्शन कर दिया। काकीनाडा इलाके में ट्रांसपोर्ट अधिकारी के घर छापेमारी में कैश, गहने और चांदी के बर्तन समेत 800 करोड़ की संपत्ति के मिले दस्तावेज, ACB ने अफसर को किया गिरफ्तार। पॉलिटिशियन को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब होता है। कई जगह पे तो नेताजी खुलेआम पैसे बांटते हुए नजर आते हैं। तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इंडिया की टॉप 10 पॉपुलेशन के पास देश की 65% वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% के पास कुछ भी नहीं है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.8% है। CMIE की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 24 साल के 44% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। The youth unemployment, that is basically the age group of 15 to 29 years of age, that is very worrying. That number is very striking. 18.8% is the unemployment rate. इतना बुरा हाल है कि MBA और PhD करने के बाद भी लोगों को पियून की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। चपरासी की नौकरी के लिए मजबूर हो तो समझ सकते हैं कि बेरोजगारी के हालात कितने गंभीर हैं। इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला राजस्थान में। यहाँ सरकारी दफ्तरों में चपरासी बनने के लिए लाखों की तादाद में आवेदन किए गए हैं। आवेदकों में MBA और PhD धारकों की अच्छी खासी संख्या है। बताया गया कि कुछ हजार पदों के लिए 24,76,000 आवेदन आए हैं। पर इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज दी जाती है। वहाँ पर रट्टा मारना, रोट लर्निंग पर फोकस होता है, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स की बात आती है उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। इंडिया में 47% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ 11th के बाद कोई स्किल्ड बेस्ड कोर्स ऑफर किए जाते हैं, और उसमें भी 29% स्टूडेंट्स ही उस कोर्स को एनरोल करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की हालत तो फिर भी ठीक है, वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं जिससे स्टूडेंट रियल वर्ल्ड स्किल्स सीख पाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस की हालत बहुत ख़राब है। यूपी की कैपिटल है लखनऊ, वहाँ भी 70% गवर्नमेंट स्कूल्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए जाते। आप स्कूल की स्थिति देखिए, आइए स्कूल की स्थिति आपको देख के लग गई होगी कि हम स्कूल में नहीं किसी खंडर में घूम रहे हैं। कहीं छत गिर जाती है, कहीं गेट्स ही नहीं होते। सबसे पहले कंकर गिरने लगा और हमने सर से बोला कि सर यहाँ पर कंकर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो। तो सर ने धमका कर हमको वहीं पर बैठा दिया। हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई और हम दरवाजे की तरफ थे, तो हम तो बाहर निकल आए, जो रहे वो बिल्डिंग के नीचे दब गए। गवर्नमेंट टीचर्स को हाई सैलरी मिलती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 25% एब्सेंट रहते हैं और 25% प्रेजेंट होते हैं।
जो आते हैं वो पढ़ाते नहीं, और जो पढ़ाते हैं उनमें से खुद ही को तो नॉलेज नहीं होती। FARE फरवरी। मैडम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की 4 अंकों की तो 4 हो गए। इंडियन गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का 4.6% हर साल एजुकेशन पर खर्चा करती है, यानी कि करीब $17.8 बिलियन। लेकिन क्या ये इनफ है? क्या ये अमाउंट सच में एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जर्मनी का ही एग्जाम्पल ले लो, वहां जीडीपी का 7% एजुकेशन पर खर्चा होता है, यानी कि करीब $231 बिलियन हर साल। और वहां एजुकेशन मोस्टली गवर्नमेंट फंडेड होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स की तरह इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत भी कुछ ऐसा ही है। ओवर क्राउडेड, बेड्स की कमी, हाई वेटिंग टाइम, डॉक्टर के थ्रू नेग्लेक्ट, लैक ऑफ फैसिलिटीज, नो हाइजीन और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स। रिसेंटली मैं एक दिल्ली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का रिव्यू पढ़ रहा था, और आप मानोगे नहीं वहां पर क्या लिखा था, आप खुद ही देख लीजिए। मतलब साफ है कि वहां पर इंसानों के साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो इंडिया में अच्छा खासा टैक्स पे करता है, और इतने सारे टैक्स पे करने के बाद उनको यहाँ पर मिल क्या रहा। अब 2025 में 15 लाख तक के इनकम पर टैक्स फ्री है ड्यू टू टैक्स रिबेट्स। लेकिन जो बंदा 15 लाख कमा रहा है उसके लिए टैक्स होगा 2.25 लाख, और उसके ऊपर सर्विस टैक्स, एक्सेस ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, वो सब कुछ अलग से। अब इतने सारे टैक्सेस देने के बाद भी क्या हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि हमें अच्छी हेल्थ केयर मिले, बेटर लाइफ मिले, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले? डेफिनेटली चाहेंगे। और जब वो सब कुछ इंडिया में नहीं मिलता तो फॉरेन जाना लॉजिकली सही लगने लगता है। और चलो एक बार मान भी लो कोई बंदा इन सब चीज़ों को भूलकर यहाँ रुक भी जाता है, तो यहाँ पर लोगों का गंदा बिहेवियर, बैड सिविक सेंस उसे रहने नहीं देता। यहाँ अगर कोई स्कॉर्पियो वाले को कोई बाइकर ओवरटेक कर देता है तो उसे बीच रास्ते पर रोककर लाठियों से मारते हैं। कुछ टाइम के लिए जम्मू कश्मीर से गुड़गांव आया था। राइड के टाइम हम राइडर्स ने एक स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया एंड अपनी ईगो पे लेके उसने ऑलमोस्ट 100 की स्पीड पे हम सबको हिट करने की कोशिश करी। ये एक राइडर जिसकी बाइक पीछे छूट गई थी, उसको और उसकी बाइक को बेसबॉल बैट से मारना शुरू कर दिया, जो कि उसने काफी मेहनत से और काफी सारे टैक्सेस भरने के बाद ली होगी। कोई एसी की टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर रहा है और दूसरा बंदा आकर उसकी खिड़की तोड़ देता है। तो जब आम आदमी शांति से ना घूम सकता है ना जी सकता है तो फिर क्या फायदा ऐसे कंट्री में रहने का। हाँ, इस कंट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि देश को छोड़कर जाना कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तभी हमारा देश डेवलप होगा। लेकिन हर कोई इस तरह से नहीं सोचता। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए उनकी पर्सनल ग्रोथ और उनकी मेंटल पीस ही सबसे पहले आती है, और जहां उन्हें वो मिलती है वो वहां चले जाते हैं। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुड क्वालिटी ऑफ फूड, अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छी एजुकेशन मिलता है। वहाँ लाइफ ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल बन जाती है। सो इन सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन इंडिया के मास माइग्रेशन का रीज़न बनता है। और अगर हमें इसे रोकना है तो इस वीडियो में जितने भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की है उन पर गवर्नमेंट को काम करना होगा, नहीं तो आने वाले सालों में हमें और मास माइग्रेशन देखने को मिल सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।